नमस्कार। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण और इस टॉपिक से वर्ष 2013 से 2025 तक कुल 8 प्रश्न पूछे गए, यानी प्रति परीक्षा एक प्रश्न लगभग पूछा गया। अब देखेंगे इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में किन दो क्षेत्रों का विलय हुआ? ऑप्शन संख्या 1 सार्डिनिया और लंबार्डी, 2 सिसिली और नेपल्स, 3 वेनेशिया और रोम, 4 मोडेना और टस्कनी, 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 वेनेशिया और रोम। देखिए, इटली के एकीकरण के चौथे चरण में 1866 में वेनेशिया का विलय हुआ। वेनेशिया का विलय कब हुआ? 1866 में। और 1870-71 में पाँचवें चरण में 1870-71 में रोम का विलय कहाँ हो गया? इटली में। ठीक है, क्या हुआ कि 1870 में सार्डिनिया के विक्टर एमेनुअल ने रोम पर अधिकार कर लिया और इसके बाद 1870 में रोम पर क्या हुआ? अधिकार। और 1871 में 2 जून 1871 में ये जो शासक थे विक्टर एमानुअल ने रोम के अंदर प्रवेश किया और फिर रोम को इटली की राजधानी बना दिया। अब देखेंगे, हम बाकी चरणों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इटली की भौगोलिक स्थिति समझनी होगी। देखिए, यहाँ से ये पूरा इटली है, ठीक है, और इसके इटली के पूर्वी भाग में था फ्रांस और उत्तरी और पश्चिमी फ्रांस भाग में ये ऑस्ट्रिया था। ठीक है, अब क्या था कि ये अलग अलग स्टेट थे। पहला स्टेट आपको जो सबसे बड़ा स्टेट दिख रहा है ये है सार्डिनिया। इसको कहते हैं सार्डिनिया पीडमांट। क्या कहते हैं? सार्डिनिया पीडमांट, यानी ये एक ही। यहाँ सेवाय राजवंश का शासन था। किस राजवंश का था? सेवाय राजवंश का शासन था और इसके ही नेतृत्व में ये पूरी इटली क्या हुई? एकीकृत हुई। ठीक है, अब इसके उत्तरी पश्चिमी में 2 स्टेट थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया। इन लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया का सीधा सीधा शासन था, यानी कि ये दोनों स्टेट जो है वो ऑस्ट्रिया के अधीन थे। और यहाँ इसके बाद ये मध्य इटली है, तो मध्य इटली में परमा, मेडोना और टस्कनी ये स्टेट थे। ये इटली के मध्य क्षेत्र में स्थित थे। यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का। और दक्षिणी इटली में आपके देख लिया, एक तो था सिसिली और एक था नेपल्स। इन सिसिली और नेपल्स में फ्रांस का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? फ्रांस का। अब देखिए, यहाँ तो है ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, यहाँ है फ्रांस का आधिपत्य, और यहाँ जो पेपल स्टेट है यहाँ एक स्थान है रोम, और इस रोम पे पोप का अधिकार है। किसका अधिकार है? पोप का। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, ये सार्डिनिया पीडमांट और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर 1859 में एक युद्ध हुआ, साल्फरिनो का युद्ध। ये साल्फरिनो का निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में इन दोनों ने लोम्बार्डी को जीत लिया। किसको जीत लिया? लोम्बार्डी को। विलाफ्रांका की संधि के द्वारा लोम्बार्डी को जीतने के बाद सार्डिनिया चाहता था कि वेनेशिया को भी जीत ले, और इन दोनों की संधि के अनुसार ये लोम्बार्डी और वेनेशिया फ्रांस जीत करके देगा सार्डिनिया को। और यहाँ एक क्षेत्र है नीस और सेवाय, इसका क्षेत्र जो है वो मिल जाएगा फ्रांस को, यानी कि नीस और सेवाय फ्रांस को मिलेंगे, लोम्बार्डी और वेनेशिया मिलेगा आपके सार्डिनिया को। लेकिन क्या हुआ कि ये वेनेशिया को जीतने से पहले ही फ्रांस के शासक ने ऑस्ट्रिया से संधि कर दी। इस संधि का नाम था विलाफ्रैंका की संधि। कौन सी संधि? विलाफ्रैंका की संधि।
इस विला फ्रैंका की संधि के तहत ये जो लॉम्बार्डी है ऑस्ट्रिया से लेकर के दे दिया गया सार्डिनिया को। लेकिन सार्डिनिया जो है वो तो अभी तक ये चाहता था कि संधि न हो और क्या मिले हमको, वेनेशिया भी मिले। और जब वेनेशिया नहीं मिला तो लिप्सन ने कहा था कि इस देश यानी सार्डिनिया ने, इस देश ने विजय का प्याला ओठों पर लगाया ही था कि वो गिरकर चकना चूर हो गया। ये किस संधि के बारे में कहा गया है? विला फ्रैंका की संधि। विला फ्रैंका की संधि कब हुई? 11 जुलाई 1859 को। किसके बीच? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। ठीक है। अब इसके बाद एक और संधि हुई नवंबर 1859 में, ज्यूरिख की संधि। इस ज्यूरिख की संधि के तहत ये मान्यता मिल गई और लॉम्बार्डी पूरी तरह से सार्डिनिया को मिल गया। अर्थात पहली चरण में जो 1859 में एकीकरण में हुआ तो वो हुआ लॉम्बार्डी का। पहले चरण में किसका हुआ? लॉम्बार्डी का। अब चलते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण हुआ 1860 में। कब हुआ? 1860 में। सेकंड चरण, इसमें परमा, मेडोना और टस्कनी, ये जो मध्य इटली के क्षेत्र है, ये मिल गए किसमें? इस ऑस्ट्रिया में। देखिए इटली में। अब देखिए ये आपके, अब इटली हो गया। इटली में पहले तो लॉम्बार्डी मिल गया, फिर परमा, मेडोना और टस्कनी मिल गया। मतलब ये दूसरा चरण भी आपके पूरा हो गया। फिर तीसरे चरण में ये नेपल्स और सिसिली, ये थर्ड चरण में नेपल्स और सिसिली 1861 में किस में मिल गई? इटली में। तो पहले चरण में लॉम्बार्डी, दूसरे में परमा, मेडोना, टस्कनी और तीसरे में क्या मिल गया? नेपल्स और सिसिली। अब देखिए ये तीनों लगातार 3 साल है। 1859 में लॉम्बार्डी, 60 में ये सेकंड चरण और 61 में तृतीय चरण। अब पीछे रहे 2 चरण। ठीक है। तीसरे चरण में 2 चरण रह गए। अब चौथा चरण जो है, 3 चरण हो गया। इसके चौथे चरण में ये जो वेनेशिया है, ये वेनेशिया चौथे चरण में मिल गया इटली को। ठीक है। अब 5वां चरण पीछे रहा, उस समय रोम मिला। तो सबसे पहले क्या मिला? लॉम्बार्डी, फिर परमा, मेडोना, टस्कनी, ठीक है, फिर सिसिली और नेपल्स, उसके बाद वेनेशिया, और वेनेशिया के बाद 1871 में रोम मिल गया। तो ये मिला आपके 1866 में। तो 1859, 60, 61, फिर 1866 और फिर 1870-71, इसमें पूरा इटली का एकीकरण हो जाता है और सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में यह होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपको क्या कहेंगे? इटली के एकीकरण में प्रश्न ऑप्शन संख्या 1 नेपल्स, 2 सिसिली, 3 सार्डिनिया पिडमांट, 4 लॉम्बार्डी और 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 सार्डिनिया पिडमांट। ठीक है। 1 मार्च 1861 को, कब? 1 मार्च 1861 को सार्डिनिया पिडमांट का नाम बदल करके इटली रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इटली रख दिया गया। और इस समय क्या हुआ था कि इससे पहले सार्डिनिया पिडमांट में मध्य इटली के क्षेत्र को, परमा, मेडोना और टस्कनी को शामिल कर दिया और 1 मार्च 1861 को इसका नाम इटली रख दिया गया। किसके नेतृत्व में? सार्डिनिया पिडमांट के। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। किस संधि या समझौते में कावूर ने नेपोलियन तृतीय को सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन दिया? 1 फ्रैंकफर्ट, 2 विला फ्रैंका, 3 प्लम्बियर्स और 4 गेस्टाइन समझौता। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 प्लम्बियर समझौता। देखिए पहला प्रश्न है, अगर इससे अलावा प्रश्न पूछा जाए कि प्लम्बियर समझौता कब हुआ, तो 21 जुलाई 1858 को। किस किस के बीच में हुआ? फ्रांस और सार्डिनिया के बीच। किसके बीच? फ्रांस और सार्डिनिया के बीच। अब इस संधि में क्या कहा गया कि फ्रांस और सार्डिनिया दोनों मिलकर के अटैक करेंगे ऑस्ट्रिया पर।
और इस अटैक के बाद ये सार्डिनिया, फ्रांस सार्डिनिया को दो क्षेत्र दे देगा, सार्डिनिया को लोम्बार्डी और वेनेशिया। कौन सा? लोम्बार्डी और वेनेशिया। इस संधि के तहत लोम्बार्डी और वेनेशिया मिलेगा सार्डिनिया को, और नीस और सेवाय मिलेंगे फ्रांस को। और मध्य इटली है, यहाँ पर एक संघ बना करके पोप को इसे दे दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? सोल्फेरिनो का युद्ध हुआ, फ्रांस और सार्डिनिया ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया, लेकिन और लंबार्डी पर अधिकार कर लिया। अब सार्डिनिया चाहता था कि लंबार्डी के साथ साथ वेनेशिया भी मिले, क्योंकि इसका वादा हो चुका है किसमें? प्लोम्बियस समझौता में। लेकिन ये इस वेनेशिया को जीतने से पहले ही फ्रांस ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर दी, और वो संधि थी विला फ्रैंका की संधि। और जब विला फ्रैंका की संधि हुई तब क्या हुआ कि सिर्फ मिल गया आपके लोम्बार्डी, वेनेशिया इनको मिला नहीं। इस फिर लिप्सन ने कहा, मैंने जो आपको बात कही, और इस समय जब ये नीस का क्षेत्र जो है वो दे दिया गया फ्रांस को। और जब नीस का क्षेत्र फ्रांस को दिया गया तो गैरिबाल्डी ने कहा कि मुझे अपनी ही भूमि पर पराया कर दिया गया, और मेरी मातृभूमि को किसको दे दिया गया? फ्रांस को। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 3 हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 4, यंग इटली का संस्थापक था? 1 बिस्मार्क, 2 मैजिनी, 3 कैवूर और 4 गैरिबाल्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 मैजिनी। देखिए, मैजिनी जो था इसका जन्म हुआ 1805 में इटली के जिनोवा शहर में, जिनोवा कह दो, ठीक है। और इटली का एक राष्ट्र के रूप में सबसे पहले प्रयोग जो है वो इस मैजिनी ने ही किया था। 1830 की क्रांति में जब इसने भाग लिया तो इस मैजिनी को गिरफ्तार करके इटली से निर्वासित कर दिया गया 1831 में। 1831 में इसको क्या किया? इटली से निर्वासित कर दिया। और जब इटली से इसको निर्वासित किया तो ये यहाँ से चला गया फ्रांस, और फ्रांस में एक शहर है मार्सिले, ठीक है। इस मार्सिले शहर में इस मैजिनी ने 1831 में एक गुप्त संस्था जिसको यंग इटली भी कहा जाता है, ठीक है, इसने यंग इटली और यंग यूरोप का भी गठन किया गया था, ठीक है। यंग, प्रश्न पूछा जाए कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? मैजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक वो भी मैजिनी। अब देखिए, इस मैजिनी ने 2 अखबार निकाले, ठीक है। मैजिनी के अखबार, एक है यंग इटली और दूसरा है संयुक्त इटली। पूछा जाए संयुक्त इटली अखबार किसका था, तो संयुक्त इटली अखबार भी किसका था? मैजिनी का। मैजिनी की रचनाएं अगर पूछी जाए तो एक रचना है इटालियन डी पेपेलो, इटालियन डी पेपेलो। ड्यूटीज ऑफ मैन भी लिखी इसने, ड्यूटीज ऑफ मैंस, और एक पुअर मैंस लॉ। क्या लिखी? पुअर मैंस लॉ। तो मैजिनी की रचनाएं ड्यूटीज ऑफ मैंस, प्योर मैंस लॉ, और यंग इटली, संयुक्त इटली और इटालियन डी पेपेलो, ये इसके अखबार थे, ठीक है। इस मैजिनी इटली के लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि इसको इटली की आत्मा और नए युग का मसीहा भी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, प्लोम्बियर्स का समझौता जुलाई 1858 में हुआ था, किसके बीच? कैवूर और नेपोलियन थर्ड के बीच। ये आपके 2024 में भी पूछा गया। तो ऑप्शन संख्या 1 कैवूर और नेपोलियन थर्ड के बीच, जिसके तहत सार्डिनिया को, फ्रांस को नीस और सेवाय, और वेनेशिया और लोम्बार्डी सार्डिनिया को देने का निर्णय किया गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, इटली के एकीकरण में मुख्य बाधा क्या थी? इटली वासियों में राष्ट्रीयता का अभाव, इटली, ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति, फ्रांस का दबाव, और पोप का अनुवादी दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति। देखिए, इटली के ये दोनों क्षेत्र है, यहाँ जो
दो क्षेत्र थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया। यहाँ पर तो पूर्ण शासन था, किसका? ऑस्ट्रिया का शासन था। नीचे परमा मेडोना टस्कनी, इस पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया के शासक थे फ्रांस जोसेफ। ठीक है, तो ये जो है इनके प्रति, इनके बीच जो ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति थी वो ही इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधा थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, किसने इटली के नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन संख्या 1 मैजिनी, 2 जियोबर्टी, 3 कावूर और 4 गैरिबाल्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 जियोबर्टी। ठीक है, जियोबर्टी का जन्म 1810 में ट्यूरिन में हुआ, इटली के ट्यूरिन में। ये ट्यूरिन जो है, ये ट्यूरिन पहले राजधानी थी सार्डिनिया पिडमांट की। ठीक है, यहाँ जियोबर्टी का जन्म हुआ और जियोबर्टी ने एक पुस्तक भी लिखी जिसको कहते हैं इल रिसर्जिमेंटो। इल रिसर्जिमेंटो किसने लिखी? जियोबर्टी ने। अब देखिए, इटली की नैतिक, नागरिक और श्रेष्ठता, इसको कहते हैं ऑन द मोरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में ये प्रश्न ऐसे का ऐसे पूछा गया, लेकिन इसमें हिंदी में लिखा हुआ है और उसमें ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था, ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन। पुस्तक की रचना किसने की थी? अब देखो, हमने जियोबर्टी, कावूर देख लिया, मैजिनी देख लिया, अब एक और व्यक्ति रह गया, ये रह गया गैरिबाल्डी। इस गैरिबाल्डी का जन्म तो हुआ था नीस, फ्रांस में। इसने एक दल का गठन किया गया था जिसको कहते हैं लाल कुर्ती दल। कैसा दल? लाल कुर्ती दल। और इसका प्रमुख नारा था स्वतंत्र इटली अमर रहे। क्या नारा था? स्वतंत्र इटली अमर रहे। 2016 की कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र इटली अमर रहे नारा किसका था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, यंग इटली का संगठन करता था। इस प्रश्न का सही उत्तर अपन ने देख लिया, मैजिनी। तो इस प्रकार ये 8 प्रश्न, हालांकि प्रश्न कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एक सवाल हर परीक्षा में पूछा गया है, तो इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना 2026 में रहेगी। इस प्रकार ये वीडियो पूरा हुआ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, ये सीरीज़ अच्छी लगे, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और इसके बारे में कोई कमेंट हो तो वो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।